अध्याय 23। सम्राट और महारानी के सामने घुटने टेकते हुए शू झाओरोंग के राख जैसे चेहरे को देखते हुए और महारानी द्वारा जानबूझकर उसका जिक्र सुनते हुए ट्रांग लेक येन ने कमरे में मौजूद लोगों की चौकस निगाहों से बचते हुए अपने पैरों में मोती जड़े जूतों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। लेटे हुए तीर लगने जैसा एहसास वाकई बहुत अच्छा नहीं था। शू झाओरोंग की ठंडी और उदास निगाहें ट्रांग लेक येन पर घूमी, जो आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर नीचे किए हुए थी। जब वह बांस के बगीचे में ट्रांग लेक येन से गलती से मिली तो उसे नुकसान पहुंचा और उसने महल का मुखिया बनने का अवसर खो दिया। बाद में जब उसे पता चला कि टोन डोंग हुआ ट्रांग लेक येन को नुकसान पहुंचाने के लिए कमल के तालाब का उपयोग करना चाहता था, तो उसने तुरंत कुछ चीजें तैयार कीं ताकि नुकसान को सच किया जा सके। अप्रत्याशित रूप से ट्रांग लेक येन और टोन डोंग हुआ दोनों के पास बहुत अच्छी किस्मत थी और दोनों मौत से बच गए। यह सोचते हुए तो च्यू डोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ऐसा लग रहा था कि तब से उसके लिए सम्राट का पक्ष धीरे धीरे फीका पड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट को पता था कि इस मामले का उससे कुछ लेना देना है? तो च्यू डोंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और सम्राट की ओर देखा, जो अभी भी शांत बैठा था, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो। अगर महामहिम को वाकई सब कुछ पता था तो उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? सम्राट का मन सम्राट की तरह ही हृदयहीन है। तू च्यू डोंग का हृदय राख की तरह था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली, धीरे से झुक गई और एक और शब्द नहीं कहा। महारानी ने झिझकते हुए सम्राट की ओर देखा और कुछ और नहीं कहा। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? फोंग कैन ने इस समय फिर से बात की। उसने ऊपर से उस महिला की ओर देखा जिसने कई सालों तक उसकी सेवा की थी। उसकी आंखें ठंडी थी, जैसे कि वह किसी अजनबी को देख रहा हो। तू च्यू डोंग के होंठ हिले, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द बोल पाती, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। नुहूफी ने आधे मन से मुस्कुराते हुए चुपचाप तू च्यू डोंग को देखा। तू च्यू डोंग ने कबूल कर लिया है। तू च्यू डोंग अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। बहन च्यू हियन डोंग इस बारे में क्या सोचती है? नुहूफी ने अपना सिर अपने नीचे बैठे व्यक्ति की ओर घुमाया, देखा कि दूसरा व्यक्ति ठीक से बैठा था। उसके मुंह के कोने में व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। आखिरकार तो च्यू डोंग ही वह व्यक्ति है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है। मैं बस कुछ गुलाम उधार ले रहा हूँ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाकर नुहूफी की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई। महाराज, क्या आपको लगता है कि यह सही है? नुहूफी के मुंह का कोना सख्त हो गया। उसने हाय हुआ महल से एक नौकर भी उधार लिया था। ट्रांग लेक येन के शब्द उसे गड्ढे में घसीट रहे थे। यह जानते हुए कि वह एक सज्जन व्यक्ति नहीं था, नुहूफी ने उसकी मुस्कान लौटा दी। च्यू हियन डोंग, छोटी बहन वास्तव में उदार है। महारानी ने दोनों लोगों की बातें सुनी। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली। च्यू हियन डोंग वास्तव में ठीक है। फोंग कैन ने महारानी की ओर देखा। महारानी को उनके अधूरे शब्दों को निगलने दिया। च्यू हियन डोंग का स्वभाव हमेशा से ही इतना गरिमामय रहा है। आपको उनसे इस बारे में पूछने का क्या फायदा है? बोलने के बाद उसने एक पल के लिए ट्रांग लेक येन की ओर देखा और फिर अपनी नजरें तो च्यू डोंग की ओर घुमाई। हालांकि थिएन क्वी नहान अभी अभी महल में आई है, लेकिन उसने तब से महल के नियमों का पालन किया होगा। फिर भी आपने उसे माफ नहीं किया, जिससे ऐसी खतरनाक घटना हुई। यह वास्तव में मुझे निराश और दिल तोड़ने वाला बनाता है। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर झुकाकर सम्राट को तू च्यू डोंग के अपराधों की सूची देते हुए सुना। फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे व्यक्ति की ओर देखा।
इस व्यक्ति ने एक बार उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसने भी उसके खिलाफ साजिश रची थी। आज वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और वह खुद यहाँ ठीक से बैठी थी। यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी अपने आप पर कार्रवाई करना सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती है। घुटनों के बल बैठी हुई तू चियो डुंग ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी नज़र ट्रांग लेक येन से मिली। उसने सोचा कि वह दूसरे पक्ष की आंखों में गर्व या उपहास देखेगी, लेकिन अंत में उसने केवल एक भयावह शांत नज़र देखी, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने उसे खुद की तरह नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। भले ही वह अब हारने की स्थिति में था, उसे कुछ खास महसूस नहीं करा सकता था। कभी-कभी जो लोग अपनी भावनाओं को छिपाने में अच्छे होते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक भयानक होते हैं जो साजिश रचने और षड्यंत्र रचने में अच्छे होते हैं। जू झाओरोंग को ऐसा लग रहा था कि वह समझ गई थी कि उसने जो योजना शुरू में छोड़ दी थी, वह अब लेडी कियान पर क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोई बस उसके कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। भले ही वह कोई कदम न उठाए, कोई उसके लिए ऐसा करेगा और फिर उसे फंसा देगा। आखिरकार वह कौन था? यह सब किसने स्थापित किया? टू चियो डुंग ने अपना सिर उठाया। उसकी नज़र कमरे में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी। महारानी, शाही कुलीन पत्नी थुक, शाही कुलीन पत्नी हियेन, शाही कुलीन पत्नी न्हू, शाही कुलीन पत्नी चियो, शाही कुलीन पत्नी तो, शाही कुलीन पत्नी येन, शाही कुलीन पत्नी तुओंग। इन लोगों के हाव भाव अब भी हमेशा की तरह शांत थे। पहली नज़र में सभी मासूम दिखे, लेकिन फिर सभी को शक होने लगा। महारानी ने देखा कि तू चियो डुंग ने अचानक अपना सिर उठाया, यह सोचकर कि वह अनिच्छुक है। उसकी भौहों का सिरा थोड़ा सा हिला। वह सम्राट की ओर मुड़ी और बोली, महाराज, क्या आपको यह पूछने की जरूरत है कि क्या तू चियो डुंग के पास कुछ और भी है जो कहना मुश्किल है? ऐसा क्या कहना मुश्किल है जो उसे ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर सकता है? फोंग कैन की आवाज बहुत सपाट और शांत थी, इतनी शांत कि रानी के दिल में ठंडक महसूस हुई। वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, बस मुस्कुरा दी। महाराज सही कह रहे हैं। तुथी की उपाधि छीन ली गई। 7वें दर्जे के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पदावनत कर दिया गया। सुओंग थिएन लाओ के पीछे के महल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसे जीवन भर मेरे सामने सेवा करने की अनुमति नहीं दी गई। फोंग कैन ने अपना सिर घुमाकर बिस्तर पर लेटी थीन क्वी नहान की ओर देखा। निन्हथी को 5वीं रैंक की शाही उपपत्नी के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसे सुओंग थीन लाओ के मुख्य हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया है। वह 3 दिनों में अपना निवास स्थान बदल लेगी। ट्रांग लेक येन को अपने दांतों की जड़ों तक ठंड महसूस हुई। सम्राट का यह कदम वास्तव में तू चियो डुंग को मारने से भी अधिक जहरीला था। पिछले तू चियो डुंग ने निन्हथी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। अब सम्राट चाहता था कि वे दोनों साथ रहें और मुख्य और द्वितीयक पदों की अदला बदली कर दी गई थी। तू थी जैसे घमंडी और दिखावटी व्यक्ति के लिए ऐसा अंत होना बिल्कुल घातक था। तू चियो डुंग के लिए अंत पहले से ही तय था। सम्राट चला गया और महारानी उसके पीछे चली गई। अब ट्रांग लेक येन के सिर के ऊपर खड़े लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। उसने रखैलों को हंसते हुए और 3 या 5 के समूहों में तितर-बितर होते हुए देखा और फिर धीरे-धीरे कमरे से बाहर निकलने से पहले कुछ शब्दों के साथ थिएन उई नगी को सांत्वना दी। तू थी थिएन उई नगी के कमरे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। यह सम्राट का आदेश था, जिसने उसे 5 घंटे तक वहां घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। तू थी के पास से गुजरते हुए ट्रांग लेक येन एक पल के लिए रुक गई। उसने अपना सिर नीचे करके तू थी के अस्त-व्यस्त और नीरस रूप को देखा। यह वास्तव में अकल्पनीय था कि कुछ समय पहले तक यह व्यक्ति एक ऐसा चरित्र था जो दुनिया से अलग और महान होने का दिखावा करना पसंद करता था। क्या जरूरत है?
इतने लंबे समय तक योजना बनाने के बाद भी हम ऐसे ही हो जाते हैं। ट्रांग लैक येन ने ऊपर देखा। उसके सामने दीवार के कोने में नजारा दिख रहा था, जहां एक सफेद तितली धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रही थी। तू थी ने ऊपर देखा। केवल ट्रांग लैक येन की छोटी सुंदर ठोड़ी को देखकर वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई, अपना मुंह खोलने की जहमत नहीं उठाई। कमल के तालाब में उलझा हुआ घास का घेरा किसी ने फेंका था, है ना? ट्रांग लैक येन सफेद तितली को देखने में लीन था। उसे फूलों के बीच आगे पीछे उड़ते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रुके। अगर तुम नहीं होते तो टोन थी का अंत इस तरह नहीं होता। आप पहले से ही जानते हैं, अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू थी घृणापूर्वक हंसी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जानबूझकर मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? ट्रांग लैक येन वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि उसे नुकसान पहुंचाकर तू थी को क्या लाभ होगा। यदि आप न होते तो मैं महल का मुखिया बनने का अवसर क्यों चूकता? तू थी की आवाज तीखी हो गई। उसकी नजरें ट्रांग लैक येन को देखकर घृणा से भर गईं। ट्रांग लैक येन ने ध्यान से याद किया। ऐसा लग रहा था कि अतीत में एक अफवाह थी। सम्राट ने उन दोनों को बांस के बगीचे में एक साथ चाय पीते हुए देखा था और तुरंत तू थी को महल में स्थानांतरित करने का निर्णय छोड़ दिया। हालांकि इसका उससे क्या लेना देना था? क्या इसके पीछे का मास्टरमाइंड सम्राट नहीं था? एक क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चाकू मार दिया गया हो। ट्रांग लैक येन ने शांति से तू थी को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश देखकर वह अचानक हंस पड़ी। सबसे पहले तुम ही थी जिन्होंने मुझसे बात करने की पहल की थी। शुरू से अंत तक मैंने कभी भी एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो तुम्हारे प्रतिकूल हो। तुम बस अपना असंतोष मुझ पर डालना चाहती थी। जू शी की आंखों में आक्रोश धीरे धीरे एक अवर्णनीय अकेलेपन में बदल गया, लेकिन वह अकेलापन जल्दी ही गायब हो गया। उसने अहंकार से ट्रांग लैक येन को देखा, जैसे कह रही हो, भले ही वह अब शक्ति खो रही थी, वह दूसरे पक्ष के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगी। जू शी के व्यवहार को देखकर ट्रांग लैक येन ने अचानक सोचा, यह वास्तव में जू शी का एक महान आचरण था। यह अफसोस की बात थी कि उसके महान व्यवहार की अब सराहना करने वाला कोई नहीं था। जू शी को देखते हुए जो शांत होने की कोशिश कर रही थी, ट्रांग लैक येन को उससे बात करना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुड़कर नौकर को अपने साथ लिया और एक बार भी पीछे देखे बिना चली गई। एक व्यक्ति जिसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में नीचता का जीवन जीने के लिए नियत किया गया था, उसे क्यों परवाह करनी चाहिए? महाराज, इस सेवक को यह थिएन उई नगी बहुत अजीब लगती है। वान टिच ने ट्रांग लैक येन का हाथ पकड़ लिया और अपनी आवाज धीमी करके धीरे से कहा, तू चियो। तू थी को उससे दुश्मनी है, उसने तैयारी करके क्यों नहीं मारा? यह सिर्फ एक जवाबी रणनीति थी। थिना ट्रुक ने जल्दी से चारों ओर देखा, यह देखते हुए कि कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन सकता था। उसने जारी रखा, इससे पहले कि इस नौकर को पहले से ही लगे कि यह थिएन उई नगी एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह केवल कुछ दिनों के लिए महल में थी और पहले ही पदोन्नत हो चुकी थी। ट्रांग लैक येन ने मुख्य द्वार के ऊपर लगे साइनबोर्ड को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। 3 शब्द सोंग थिएन लाओ साहसपूर्वक और दिल से लिखे हुए थे, जिसे खुद थान तुयन सम्राट ने लिखा था। आज इमारत के मालिक ने लोगों को बदल दिया था, लेकिन नामपट्टिका अभी भी वहां टंगी हुई थी। यह तथाकथित सम्राट के पक्ष में सबसे हास्यास्पद बात भी थी। पालकी पर बैठे हिजड़े को अंदर आओ चिल्लाते हुए सुनकर ट्रांग लैक येन का समूह सोंग थिएन लाओ से और दूर होता चला गया। दूसरी बार जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें केवल हरे बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। रुकना। आज महल में ऐसे बहुत कम लोग थे जो ट्रांग लैक येन की पालकी को रोक सकते थे।
महारानी के लोग भी जब उनके सामने आए तो बहुत विनम्र थे। अचानक रोके जाने पर ट्रांग लैक येन को लगा कि कुछ अजीब है। सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा मोड़ते हुए ट्रांग लैक येन ने अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या यह दूसरा राजकुमार है? मैंने सुना है कि दूसरा राजकुमार महल में शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। उसे इस समय बाहर घूमने जाने का समय क्यों मिला? यदि तुम जहर देने वाले पिता न होते तो सम्राट मुझे क्यों दोषी ठहराते? दूसरे राजकुमार ने ऊंची पालकी पर बैठे ट्रांग लेक येन की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने पहले जो कहा वह सही था। तुम एक लोमड़ी हो। एक उपपत्नी के रूप में दूसरों द्वारा उसे लोमड़ी कहा जाना, क्या यह उसके लिए प्रशंसा है? लेकिन इस हरम में रानी के अलावा कौन लोमड़ी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य रखैले उससे अधिक महान हों? यह सब उसके पति के लिए लड़ाई के बारे में है। ऐसा लगता है कि दूसरा राजकुमार इन दिनों बिना किसी लाभ के पुस्तकों की नकल कर रहा है। ट्रांग लैक येन ने अपना हाथ हिलाकर खोजे को पालकी नीचे करने दिया। दूसरे राजकुमार से थोड़ी दूर चली गई और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, या क्या यह सब तुम्हें कंसोर होने सिखाया है? जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर अपने वंशजों के प्रति एक श्रेष्ठ अधिकारी की सौम्यता झलक रही थी। वह दूसरे राजकुमार के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी। बकवास। अब निन्ह की माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, दुष्ट औरत। दूसरे राजकुमार के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए और उसने ट्रांग लैक येन का हाथ दूर धकेल दिया। एक स्पष्ट ध्वनि निकली और पन्ना हरा कंगन चट्टान से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गया। ओह महाराज, यह वही कंगन है जो महाराज ने आपको कुछ दिन पहले दिया था। आपने कहा था कि यह आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। थिना ट्रुक ने उत्सुकता से कंगन का टूटा हुआ टुकड़ा उठाया, ध्यान से उसे रुमाल में लपेटा। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे राजकुमार ने थिना ट्रुक को यह कहते हुए सुना। उसकी आंखों में भय की चमक आ गई, लेकिन ट्रांग लैक येन के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके क्रोध ने उसके भय पर विजय पा ली। उसने कहा, यह तो बस एक कंगन है, अगर यह टूट गया तो क्या होगा? इतना कहने के बाद उसने ट्रांग लैक येन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने घृणित शब्द कहने के बाद दूसरा राजकुमार जल्दी से मुड़ा और चला गया, ट्रांग लैक येन के चेहरे पर बढ़ती हुई कोमल मुस्कान को देखे बिना। महाराज। युनशी आगे बढ़ी और दूसरे राजकुमार की आकृति को उत्सुकता से देखने लगी। अभी सम्राट के लिए ज्यादा राजकुमार नहीं बचे थे और दूसरा राजकुमार इतना हंगामा कर रहा था। क्या होगा अगर सम्राट अपने स्वामी से नाराज हो गया? ट्रांग लैक येन ने धीरे से हंसते हुए कहा, बच्चे तो फिर भी बच्चे ही हैं। वह एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति नहीं थी जो दूसरे पक्ष को सिर्फ इसलिए जो चाहे करने दे क्योंकि वे बच्चे थे। इस जगह पर असली बच्चे नहीं थे। यहाँ असली बच्चे आराम से नहीं रह पाएंगे, या यहाँ तक कि बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। अगले दिन जब यह खबर पूरे हरम में फैल गई कि दूसरे राजकुमार ने जानबूझकर ट्रांग लैक येन के लिए परेशानी खड़ी की है, तो सम्राट ने फिर से हाय हुआ महल का कार्ड पलट दिया। हर कोई इस मामले में सम्राट के रवैये को देखने का इंतजार कर रहा था। आधी रात में किताबें पढ़ना, खूबसूरत महिलाओं का धूप बत्ती जलाना, इस तरह की चीजें ट्रांग लैक येन के लिए कोई समस्या नहीं थी। सम्राट के साथ बिस्तर में मस्ती करने के बाद ट्रांग लैक येन आलस से लेट गई। सम्राट के पंजे को धीरे से अपनी तरफ मालिश करने दिया। महाराज, थोड़ा दाहिनी ओर खिसकिए, वह जगह बहुत दर्द कर रही है। फोंग कैन ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ दाहिनी ओर बढ़ाया और धीरे से ट्रांग लैक येन की मालिश की, लेकिन कुछ ही स्ट्रोक के बाद उसका हाथ ऐसी जगह चला गया जिसे छूना नहीं चाहिए था। महाराज, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ट्रांग लैक येन ने सम्राट की ओर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं
शरारती हाथ को दबाया, दूसरे के होठों को धीरे से छूने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। उसकी आंखें लालसा से झूम उठीं। महाराज, आपका हाथ शरारती है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके हाथ अच्छे नहीं हैं। फोंग कैन ने बेचैन हाथ को अपने होठों के पास रखा, उसे अपने मुंह में डाला और हल्के से काटा। गर्म कंबल, अच्छे दिन, सुंदर दृश्य। अगर आप जीवन में खुशी वाली चीजें नहीं करते हैं तो क्या यह बर्बादी नहीं होगी? दूसरा ऊर्जा खपत वाला व्यायाम समाप्त करने के बाद ट्रांग लेक येन सम्राट की छाती के पास लेट गई। उसके स्थिर दिल की धड़कन को सुनने लगी तथा अचानक आई नींद को दूर भगाने के लिए अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगी। मैंने सुना है कि दूसरे राजकुमार ने कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। धुंधली रात में फोंग कैन केवल दूसरे व्यक्ति की रूपरेखा ही देख पा रहा था, उसके चेहरे पर भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। महाराज, आपको कैसे पता चला? दूसरा राजकुमार तो अभी बच्चा है, मैं उससे क्यों झंझट करूं? दूसरे पक्ष के नींद भरे और अस्पष्ट स्वर को सुनकर यहाँ तक कि खुद को मैं कहना भी भूल गई। शायद वह बहुत नींद में थी। फोंग कैन ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई और आगे कहा, अब जब आप एक गुणी महिला हैं तो उसकी जन्म माँ का दर्जा आपसे भी कम है। अगर वह आपके प्रति अपमानजनक है तो उसे अभी भी दंडित किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सजा क्या होनी चाहिए? क्या सजा? अगर आप हम ध्वनि अधिक से अधिक अस्पष्ट हो गई, अंत में रुक गई। वक्ता पहले से ही सो गया था। झाओ जियानरोंग को उन्होंने जो एहसान दिया वह भी नहीं बदल गया, जिससे वे लोग इस अवसर को संदिग्ध बनाने के लिए एक कदम उठाने के लिए नहीं थे। एक सौम्य मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई दी। शू गुइफी के जन्मदिन के लंबे समय बाद झाओ जियानरोंग का जन्मदिन नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सम्राट चियू हियन डुंग को क्या इनाम मिलेगा। होआन गोक मछली के खाने की प्लेट पकड़े हुए एक तरफ खड़ा था। रानी की बात सुनकर उसने जवाब दिया, हालांकि इस साल शाही कुलीन पत्नी थुक का जन्मदिन पिछले साल जितना भव्य नहीं है, फिर भी यह बहुत जीवंत है। सम्राट चियू हियन डुंग से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनका जन्मदिन शायद बहुत अकेला नहीं होगा। पिछले साल महामहिम ने झाओ जियानरोंग को उसके जन्मदिन पर उच्च पद पर पदोन्नत किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस साल। महारानी ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। वर्तमान में फेई या उससे उच्च पद पर उपपत्नी की संख्या बहुत कम है। महामहिम ने इस मामले का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन झाओ जियानरोंग के लिए महामहिम के पक्ष को देखते हुए शायद उसे बहुत जल्द फिर से पदोन्नत किया जाएगा। महारानी हेयू के साथ बातचीत कर रही थी जब उन्होंने अचानक एक हिजड़े को भागते हुए देखा। क्या हुआ? महारानी ने अपने हाथ में मछली का भोजन झाड़ दिया और नपुंसक की ओर देखने लगी। नपुंसक ने अपना अभिवादन समाप्त करने के बाद जल्दी से कहा, महाराज, सम्राट अभी अभी जिंग्यांग महल में आए हैं और एक मौखिक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि दूसरे राजकुमार के शब्द और कार्य अनियंत्रित और अनियंत्रित हैं। वह दूसरे राजकुमार को शिक्षा के लिए शहर के बाहर महल में भेजना चाहते हैं। उन्होंने महामहिम से दूसरे राजकुमार के लिए नौकरों, प्रशिक्षकों और एक शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए कहा। सम्राट दूसरे राजकुमार को महल से बाहर निकालना चाहता है। एक राजकुमार को महल से निकाल दिया गया और उसका स्वामी बदल दिया गया। उसका भविष्य क्या है आप जानते हैं क्यों? वह हरम की मुखिया थी। दूसरा राजकुमार शाही बच्चा था। सम्राट ने ऐसा किया। तार्किक रूप से उसे आना चाहिए और उसे कुछ शब्द सलाह देनी चाहिए, लेकिन स्थिति को स्पष्ट रूप से जानने से पहले उसे अभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इस नौकर ने सुना कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरा राजकुमार शाही गाड़ी के सामने असभ्य था, जिससे सम्राट नाराज हो गया।
छोटे नपुंसक ने अपने माथे से पसीना पोंछा और आगे कहा, इस नौकर ने यह भी सुना कि उस समय कुछ महान स्वामी भी मौजूद थे। नोबल कंसर जियांग ने गलती से शीहे पैलेस के बगल में कमल के तालाब का उल्लेख किया और दूसरे राजकुमार ने तुरंत हंगामा मचा दिया। क्या उस समय चियू हियन डोंग मौजूद थे? रानी ने एक क्षण सोचा और फिर पूछा। उस समय सम्राट और कुलीन प्रभुओं की मुलाकात संयोगवश ही हुई थी। महारानी वहां मौजूद नहीं थी। तुओंग थी ट्रांग लेक येन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। यह शायद एक संयोग था। दूसरे राजकुमार का व्यवहार ऐसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट को यह पसंद नहीं आया। अगर ऐसा है तो आप लोग जाकर सावधानी से सामान व्यवस्थित करें। रानी ने सुविधाजनक ढंग से आदेश दिया, खड़ी हुई और किएन चीन्ह महल की ओर चल दी। उपपत्नी हियन वास्तव में सक्षम है। इतने कम समय में उसने एक ऐसे राजकुमार को, जिसे कुछ दिमाग वाला माना जाता था, ऐसे बेकार व्यक्ति में बदल दिया है जो केवल जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कार्य करना जानता है। महारानी ने हुआन घोक का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर कहा, मुझे भी उसकी प्रशंसा करनी होगी। हुआन नोक ने कुछ क्षण के लिए रानी के हाव भाव को ध्यान से देखा और फिर कहा, संभवतः क्योंकि अतीत में कंसोर हो का मार्गदर्शन था, इसलिए दूसरे राजकुमार को पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब कंसोर हो को पदच्युत कर दिया गया है। दूसरे राजकुमार का असली स्वरूप सामने आ गया है। किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को इतनी जल्दी प्रकट कर पाना भी एक कौशल है। रानी मुस्कुराई और चलती रही। हाय हुआ महल में ट्रांग लेक येन ने दूसरे राजकुमार के बारे में सुना और मुस्कुराते हुए कहा, कितना अफसोस है। थिना ट्रुक ने जेड फूलदान में फूलों का गुलदस्ता बदलते हुए कहा, दूसरे राजकुमार का स्वभाव थोड़ा गर्म स्वभाव का है। मुझे उम्मीद है कि महल में जीवन राजकुमार के स्वभाव को और अधिक कोमल बनाने में मदद करेगा। सम्राट का अपने बेटे के प्रति प्रेम शायद दूसरा राजकुमार समझ सकता है। ट्रांग लेक येन ने बस मुस्कुराया, कलम उठाई और एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में एक गोल मटोल सा छोटा लड़का था जो लाल कार पकड़े हुए था। उसका चेहरा गोल था। उसने गुलाबी बिब पहना हुआ था। पहली नजर में वह मासूम और बेहद प्यारा लग रहा था। छोटा गैंगस्टर, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम छोटे हो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। पेंटिंग के अंतिम स्ट्रोक बनाते समय ट्रांग लेक येन के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। ट्रांग लेक येन की पहचान दर्शाने वाले लकड़ी के टोकन को बहुत पहले ही सफेद जेड से बदल दिया गया था और सामग्री में बदलाव का मतलब यह भी था कि महल में उसकी स्थिति बढ़ गई थी। ट्रुंग तिन पैलेस में टोकन बनाने के प्रभारी बूढ़े नपुंसक ने अपने वरिष्ठ द्वारा दिए गए सफेद जेड के टुकड़े को प्राप्त किया। चिकनी जेड सतह को सहलाया और आह भरी। इतने कम समय में यह संगमरमर से सफेद जेड में बदल गया है। क्या यह व्यक्ति वास्तव में हरम में सबसे पसंदीदा व्यक्ति है? पानी जैसा सफेद जेड, क्या यह चियू डुंग स्तर और उससे ऊपर के लिए सामग्री नहीं है? बूढ़े व्यक्ति का शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि हरम में कोई उपपत्नी है जिसे उपपत्नी के पद पर पदोन्नत किया जाने वाला है? उस व्यक्ति के अलावा और किसमें यह क्षमता है? बूढ़े खोजे ने अपनी ठोड़ी एक तरफ हिलाई, यह देखकर कि उसका शिष्य अभी भी और पूछना चाहता है। उसने भौहें सिकोड़ी और डांटा, तुम इन चीजों के बारे में क्यों उत्सुक हो? जल्दी करो और काम पर लग जाओ। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि हरम और भी ज्यादा खाली होता जा रहा है। शाही उपपत्नी थुक सिंदूरी रंग की रेलिंग के सहारे झुकी बैठी थी। उदासीनता से शरद ऋतु के रंगों में रंगे बगीचे को देख रही थी। मुझे नहीं पता कि हरम में लोग बदल गए हैं या मेरा दिल बदल गया है। आप अचानक इन चीजों को लेकर भावुक क्यों हो रहे हैं? उपपत्नी तो ने ज्यादा ध्यान न देते हुए लोंगन को छील दिया। मेरे ख्याल से महल में कम लोग हैं।
बस किसी की वजह से यह हरम और ज्यादा घुटन भरा और अव्यवस्थित होता जा रहा है। जब तू नघी तो बोल रही थी, तो अचानक उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह उपपत्नी शाही कुलीन पत्नी शू और शाही उपपत्नी सु का अभिवादन करती है। ओह माय, क्या यह सोंग थिएन लाओ का थिएन उई नघी नहीं है? उपपत्नी तो ने आधे छिलके वाले लोंगन को एक तरफ फेंक दिया, महल की नौकरानी द्वारा पेश किए गए पानी के बेसिन में हाथ डाला और अपने हाथ धोते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने आपके चेहरे पर लाल चकत्ते देखे थे। यह वास्तव में डरावना लग रहा था, लेकिन अब यह एक नए खिले हुए फूल की तरह वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि आप काफी ठीक हो गए हैं, है ना? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महाराज। इंपीरियल अस्पताल के शाही चिकित्सक वास्तव में दिव्य चिकित्सा कौशल के धनी हैं। यह उपपत्नी ठीक है। इसके अलावा कल महारानी झाओ जियानरोंग का जन्मदिन है। यह उपपत्नी अनुपस्थित कैसे हो सकती है? तो क्या आप शाही उपपत्नी थुक के जन्मदिन पर अनुपस्थित रह सकते हैं? उपपत्नी तू ने ठंडी सांस ली। थिएन उयेन नघी के भ्रमित और समझ से परे रूप को देखते हुए उसने मुड़कर अपनी आवाज उठाई, क्या यह हो सकता है कि आपके दिल में शाही कुलीन पत्नी थुक शाही कुलीन पत्नी चिएऊ जितनी महान नहीं है? ठीक है, हम सभी बहनें सम्राट की सेवा कर रही हैं। क्या इसमें कुछ महान या अमहान है? शाही उपपत्नी थुक ने थीन उयेन ढी की ओर देखा जो समझाने वाली थी। थीन उयेन ढी मेरे जन्मदिन पर नहीं आई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी तक ठीक नहीं थी। आज वह ठीक हो गई है। बेशक उसे चियू हिएन डुंग को जन्मदिन की शुभकामना देने आना चाहिए। महाराज, कृपया निष्पक्ष रहें। थिएन उई नघी ने थुक क्वीफी को प्रणाम किया। इस उपपत्नी का महामहिम को अपमानित करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। शाही उपपत्नी थुक ने ध्यान से थिएन उई नघी को देखा और धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, मैं समझती हूँ। आप नीचे जा सकते हैं। थिएन उई नघी को दूर जाते देख तो नघी ने अनिच्छा से पूछा, बहन, आपने उसे जाने क्यों दिया? अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो क्या मैं उसे सजा दूंगी? शाही उपपत्नी थुक के होठों पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने अब सम्राट का कुछ स्नेह भी जीत लिया है। बस मुझे बताओ, मेरे पास उसे दंडित करने का क्या कारण है? क्योंकि वह ट्रांग लैक येन की जन्मदिन की पार्टी में भाग लेना चाहती है। उपपत्नी सू के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना शाही कुलीन पत्नी शू ने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा, आपको लगता है कि आज की ट्रांग लैक येन अभी भी वही ट्रांग लैक येन है जो पहले हुआ करती थी? महारानी और शाही कुलीन पत्नी हिएन का उसके प्रति रवैया देखिए और आप तुरंत समझ जाएंगे कि महामहिम के दिल में उसका क्या स्थान है। लेकिन बड़ी बहन हरम में सबसे पसंदीदा व्यक्ति है, हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए? तू नघीतो ने अब भी यह मानने से इनकार कर दिया। ट्रांग लाक येन कुछ भी नहीं है। सबसे पसंदीदा? शाही उपपत्नी थुक की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। फिर वह जल्दी से मंद मंद मुस्कुराई। शायद ऐसा ही हो। केवल वह जानती थी कि सम्राट अब उसके प्रति पहले जैसा नहीं रहा। वे दोनों बहुत देर तक बैठे नहीं थे कि उन्होंने दूर से लोगों के एक समूह को आते देखा। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह वही व्यक्ति था जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया था, चियू हिएन डुंग। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद ट्रांग लैक येन थुक क्वीफी के दाईं ओर बैठ गया, घुमावदार गलियारे पर सिंदूरी खंभों को देखते हुए चुपचाप मुस्कुरा रहा था। कल चियू हिएन डुंग का जन्मदिन है, फिर भी आपके पास टहलने जाने का समय क्यों है? उपपत्नी थुक ने आलस से ट्रांग लैक येन की ओर देखा। दूसरी पार्टी ने पक्षियों के पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई मुलायम रेशम से बनी एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। रंग चमकीला नहीं था, शैली उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी देखने वाले को परिष्कार का एहसास हुआ। यद्यपि यह मेरा जन्मदिन है,
किंतु सम्राट और महारानी का संबंध होने के कारण मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। ट्रांग लेकयेन ने एक गंभीर मुस्कान प्रकट की। रानी ने यह भी कहा कि हाल ही में मेरा स्वास्थ्य खराब रहा है। मुझे बेहतर होने के लिए नियमित रूप से सैर पर जाना चाहिए। जन्मदिन से एक रात पहले उसने कहा कि दूसरे पक्ष की तबीयत खराब है और उसे बाहर जाकर घूमने की जरूरत है। महारानी वास्तव में हरम में रखैलों की परवाह करती थी, बिना किसी रोक टोक के। शाही उपपत्नी थुक ने ट्रांग लेकयेन को देखा, जो अभी भी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। खुद से सोच रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट को उसका भोला और अज्ञानी पक्ष पसंद आया हो? ट्रांग लेकयेन ने थुक क्वीफी की निगाहों को न देखने का नाटक किया, अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान बनाए रखी। तू नगीतो ने उसे इस तरह देखा। उसकी आंखें लगातार बदल रही थी, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं की जिससे सामने वाला असहज हो जाए। उसे इस तरह इतना धैर्यवान देखना वाकई दुर्लभ था। सम्राट आ गए हैं। ट्रांग लेकयेन खड़ी हुई और उसने देखा कि सम्राट ने अपना शाही वस्त्र पहन लिया था और शू गोल्ड धागे में ड्रैगन और ड्रैगन के साथ कढ़ाई की हुई पोशाक पहन रखी थी। उसने अपने सिर पर 9 ड्रैगन और मोतियों वाला सुनहरा मुकुट पहना हुआ था, जो शाही पोशाक पहनने के समय की तुलना में कम शाही लग रहा था। उन तीनों ने सलामी दी। सम्राट शाही कुलीन पत्नी थुक और ट्रांग लेकयेन की मदद करने के लिए ऊपर गया। 3 प्यारी रखैलें इस तरह एक साथ क्यों इकट्ठी हुई हैं? मैं उन्हें शायद ही कभी एक साथ बैठे हुए देखता हूँ। महाराज राजकीय कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे तुच्छ मामलों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाही उपपत्नी थुक ने महल की दासी द्वारा दिया गया चाय का प्याला प्राप्त किया और उसे सम्राट को सौंप दिया। मुझे यहाँ सम्राट से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सम्राट ने चाय का एक घूंट लिया और कप एक तरफ रख दिया। मेरी प्यारी उपपत्नी ऐसे बोल रही है जैसे मैं सारा दिन राज्य के कामों में ही अपना सिर गड़ाए रहता हूँ। बादशाह के पास 1000 काम हैं। आम लोगों का यही आशीर्वाद है। शाही उपपत्नी थुक मुस्कुराई और आगे बोली। ट्रांग लेकयेन चुपचाप बैठी हुई सम्राट और शाही उपपत्नी थुक को बातचीत करते हुए देख रही थी। उसने सूक्ष्मता से पाया कि इस शाही उपपत्नी थुक के मन में सम्राट के लिए कुछ सच्ची भावनाएं थी। शाही उपपत्नी थुक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के मन में ऐसे विचार थे, जिसने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक महिला के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद किसी के द्वारा प्रभावित होने से बचना मुश्किल होगा? यह सिर्फ इतना है कि पुरुष महिलाओं के बिल्कुल विपरीत है। समय धीरे धीरे किसी व्यक्ति की भावनाओं को पुरानी चाय में बदल देगा जिसका कोई स्वाद नहीं है, और आप केवल तुरंत नई चाय में बदलना चाहेंगे। तुम किस बारे में सोच रहे हो, मेरे प्रिय? ट्रांग लेकयेन ने सम्राट का प्रश्न सुना, अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस चाय की पत्तियों के बारे में सोच रही थी। कुछ दिन पहले ट्रुंग तिन पैलेस ने नई चाय आयात की थी। अगर आपको यह पसंद है तो किसी को इसे लाने के लिए भेज दें। फोंग कैन हंसे। मुझे लगता है आप इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चूंकि महाराज ने मना कर दिया है, तो निश्चित रूप से यह उपपत्नी भी मना ही करेगी। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कि उसने अनजाने में ही अपनी नाराजगी और आत्मीयता प्रकट कर दी हो। आखिरकार महाराज ही मेरे सब कुछ हैं, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, यह सही है। फोंग कैन खड़ा हुआ, ट्रांग लेकयेन के पास गया, बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्रांग लेकयेन ने फिर से ऊपर देखा। सम्राट की ओर देखते हुए उसकी आंखें हंसी से भरी थीं। उसकी आंखें भी खुशी से रंगी हुई थी। हालांकि कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? थुक क्वीफी ने दोनों लोगों के हाथों को एक दूसरे को कसकर पकड़ते हुए देखा।
उसका चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे इतनी ठंड क्यों लग रही थी? उस रात जब सभी ने सोचा कि सम्राट ने शाही उद्यान में शाही कुलीन पत्नी थुक और लेडी चियू से गलती से मुलाकात की है और वह अनथान महल जा रहे हैं, तो खबर फैल गई कि सम्राट लेडी चियू के हाय हुआ महल में आ गए हैं। कई सालों से महल में सबसे प्रमुख शाही उपपत्नी आज पहली बार उपपत्नियों के लिए उपहास का पात्र बनी। सभी एक जैसे थे। यह देखकर कि उनका पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी, जो कई सालों से हमेशा उनसे ऊपर था, अचानक इतना ऊंचा नहीं रह गया, वे अपने चेहरे पर ईर्ष्या व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। जब से वह पत्नी हूँ द्वारा बुरी तरह घायल हुई है, तब से पत्नी झाओ की सम्राट के दिल में स्थिति और भी भारी होती जा रही है। कुलीन पत्नी जियान ने आह भरी। हरम में एक पसंदीदा पत्नी हूँ की कमी है और एक पत्नी ट्रांग को जोड़ा गया है जिसने सम्राट की नज़र को आकर्षित किया है। यह उस व्यक्ति से कैसे अलग है जो इस महल की तरह दिन प्रतिदिन एक दयनीय जीवन जीने के लिए केवल महल में वरिष्ठता पर भरोसा कर सकता है। उसने अपना चेहरा आईने में देखा। हालांकि उसके चेहरे के नज़ारे अभी भी वैसे ही थे, लेकिन वह अभी भी उन रखैलों जितनी जवान नहीं थी जो अभी अभी महल में दाखिल हुई थी। महाराज सिर्फ वरिष्ठता पर निर्भर नहीं रहते। यह सेवक देखता है कि महामहिम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, अन्यथा महामहिम सभी राजकुमारों को आपके ऊपर क्यों थोपते? महल की वह दासी जो कुलीन रानिका हियन के सिर पर फूलों की पिन लगाने का काम कर रही थी, बोली, महल के अन्य स्वामियों को यह सम्मान प्राप्त नहीं है। यह सुनकर कुलीन पत्नी हियन मुस्कुराई। जाहिर है ये शब्द उसे बहुत पसंद आए। उसने खुशी खुशी महल की नौकरानी को पुरस्कृत किया और अपने बालों की चोटी ठीक करने के लिए खड़ी हो गई। हरम में रहने वाली महिलाएं जल्द या बाद में बूढ़ी हो जाएंगी। उनके पास एक बच्चा होना उनका अंतिम सहारा है। चलो चलें, आज रात लेडी झाओ के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी है, यहाँ तक कि सम्राट भी आ रहे हैं। मैं देर नहीं कर सकती। कुलीन पत्नी हियन मुस्कुराई और बोली, बहन चियू हियन डोंग एक उदार व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। पार्टी के मुख्य पात्र के रूप में ट्रांग लैकयेन स्वाभाविक रूप से शानदार मेकअप, भव्य कपड़े, सुनहरे हेयरपिन और सुगंधित बैग रखेगी। प्रत्येक आइटम को केंद्रीय महल द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था। प्रत्येक आइटम में शुभ पैटर्न थे। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि इस बार केंद्रीय महल के लोगों ने कितना प्रयास किया। अपनी भौहें सावधानी से बनाते हुए ट्रांग लैकयेन का आज रात खुद को सुस्त नहीं होने देने का इरादा था। युवा महिलाएं जो भव्य मेकअप कर सकती हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए जब वे उम्र में पहुंच जाएंगी। चाहे वे कितनी भी लिपस्टिक और पाउडर लगा लें, वे युवा महिलाओं की तरह नहीं हो पाएंगी। फिर वे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित होने की चाल का उपयोग करेंगी। यदि वे युवा होने पर पहले से ही प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित थीं, तो क्या वे बड़ी होने पर भारी और उदास हो जाएंगी? आईब्रो पेंसिल नीचे रखते हुए, अपनी सुंदर ढंग से खींची गई भौहों को देखते हुए ट्रांग लैकयेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। खुद को देखने के लिए बड़े दर्पण के सामने खड़ी हो गई। फिर थिनर ट्रुक को अपना हाथ दिया। चलो चलें। शीहे पैलेस से निकलकर 9 मोड़ वाले गलियारे से गुजरते हुए, मैक्सियांग लुओशु गार्डन को पार करते हुए और एक लंबे सिंदूरी महल की सड़क से गुजरते हुए, सड़क के किनारे महल की नौकरानियों और नपुंसकों को सलाम करते और उसके लिए रास्ता बनाते हुए देखकर झुआंग लुओयान शांति से पालकी पर बैठ गई, जब तक कि पालकी जिंगयांग पैलेस के गेट के सामने नहीं रुकी। हे यू गेट पर इंतजार कर रहा था। झुआंग लुओयान को आते देखकर वह मुस्कुराया और उसके पास गया, उसे सलाम करते हुए, महारानी झाओक्सियन आ गई हैं। महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया इस नौकर के पीछे पीछे अंदर आ जाए। मिस हुआन घोक को परेशान करने के लिए धन्यवाद। ट्रांग लैकयेन ने हुआ नगोक को देखकर मुस्कुराया और दोनों साथ साथ दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे हिजड़े और नौकरानियां भी तेजी से चल पड़ी।
कुछ ही दूर पर थुक्वीफी और नुहूफी का समूह अभी अभी आया था। अभी अभी यह दृश्य देखकर नुहूफी ने आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा, रानी वाकई दयालु है। शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी नूह को ठंडे अंदाज में देखा, अपने होठों को सिकोड़ा और कुछ नहीं कहा। शाही उपपत्नी नूह ने दूसरी तरफ देखा। वह शाही उपपत्नी थुक की पहले से ही जानने वाली अभिव्यक्ति नहीं देखना चाहती थी, जैसे कि उसने पहले से ही इस महल में सभी के स्वभाव को देख लिया हो। यदि वह सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो वह अभी भी केवल एक पसंदीदा उपपत्नी क्यों है और सम्राट का विशेष अनुग्रह क्यों नहीं जीत पाती? यहाँ तक कि ट्रांग लेकयेन, जो बाद में महल में दाखिल हुई थी, ने भी उसे पीछे छोड़ दिया था और महारानी से विशेष व्यवहार प्राप्त किया था। इस वर्ष अपने जन्मदिन पर शाही कुलीन पत्नी थुक का महारानी की निजी नौकरानी हुआ नोक द्वारा दरवाजे पर स्वागत नहीं किया गया था। आंतरिक कक्ष में ट्रांग लेकयेन द्वारा महारानी को सलाम करने के बाद महारानी ने व्यक्तिगत रूप से डोंग चीजेड से बना एक कंगन पहनाया और अन्य उपपत्नी भी उसे बधाई देने आईं। डोंग चीजेड एक प्रकार का पारभासी सफेद बकरी की चर्बी के रंग का शीर्ष श्रेणी का जेड बस बैठ गया। देखा कि इंपीरियल उपपत्नी थुक और इंपीरियल उपपत्नी नूह एक साथ प्रवेश करते हैं। कमरे में हर कोई दंग रह गया। ये दोनों अक्सर आते जाते नहीं हैं, वे आज एक साथ क्यों आए? लेकिन वह उपपत्नी तो कहाँ है जो आम तौर पर शाही उपपत्नी थुक का अनुसरण करती है? एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे दूसरी बार बैठे। महारानी ने कहा, सम्राट को अभी भी कुछ स्मारकों की समीक्षा करनी है। उन्होंने किसी को यह रिपोर्ट करने के लिए भेजा है कि भोज समय पर शुरू होगा। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो अब भोज शुरू करते हैं, रानी ने बोल दिया है। अब कौन आपत्ति करने की हिम्मत कर सकता है? कैना ओंग पैलेस का प्रांगण छोटा नहीं था। रखैलों के लिए टेबल और एक छोटा मंच था, फिर भी यह तंग नहीं लग रहा था। पहला अभिनय माँ को हियेन थो था, जिसे देखने के बाद ट्रांग लेकयेन मुस्कुराए। बस कुछ शुभ अर्थ वाले गीतों को बेतरतीब ढंग से चुना, फिर रानी और रखैलों को चुनने के लिए आमंत्रित किया। जब मैं छोटा था तो मुझे जीवंत नाटक देखना सबसे ज्यादा पसंद था। हमेशा यही लगता था कि जितना जीवंत नाटक होगा उतना अच्छा होगा। अब यह उल्टा है, मुझे सिर्फ हल्के फुल्के नाटक ही पसंद है। रानी ने अपने हाथ में रखी चांदी की कटार नीचे रख दी और श्रद्धांजलि स्वरूप एकमात्र नाशपाती प्लेट पर गिर गई। पिछले कुछ सालों में इस उपपत्नी को भी शांत चीजें पसंद आई हैं। नोबल कंसोर्ट जियान ने मुस्कुराते हुए कहा, शोरगुल और हलचल वाली चीजें शायद केवल छोटी बहनों को ही पसंद है। आम तौर पर ट्रांग लेकयेन ने इस तरह की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन अब जब यह उसका जन्मदिन का भोज था तो वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। महारानी और कुलीन पत्नी हियेन इस उपपत्नी से कहीं बेहतर हैं। जब से मैं छोटी थी मुझे ओपेरा जैसी चीजें समझ में नहीं आईं। इस उपपत्नी का स्वभाव बहुत उग्र है और वह धीमी धुनें नहीं सुन सकती। मैं बस एक बार में पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। चियू हियेन डोंग का व्यक्तित्व सीधा सादा है। यह सामान्य बात है कि उन्हें ओपेरा सुनना पसंद नहीं है। नूफी ने एक छिली हुई लीची में चांदी की कटार घोंपते हुए कहा, लेकिन भले ही आपको यह सुनना पसंद न हो, फिर भी आपको इसे समझना चाहिए, है ना? ट्रांग लेकयेन ने नूफी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नूफी ने इस उपपत्नी को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। यह उपपत्नी आपसे कहीं ज्यादा नीच है। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते थे कि शाही उपपत्नी न्यू ने कई बार शाही उपपत्नी चियू के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। इस समय दोनों लोग एक दूसरे से गुप्त अर्थों में बात कर रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि बीच में आकर बीच में बोल दे। मेरी उपपत्नी से कौन हारा?
बाहर से एक गहरी पुरुष आवाज आई और जो लोग मस्ती देखने में व्यस्त थे वे खड़े हो गए और सलामी दी। फोंग कैन महारानी को खड़ा करने में मदद करने के लिए आगे बढ़े, फिर महारानी के पीछे खड़े ट्रांग लेक येन को उठाया, फिर अपना मुंह खोला और कहा, आज चियो हियन डुंग की जन्मदिन की पार्टी है, सभी को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, सभी बैठ जाओ। मुझे पहले से पता था कि तुम्हें नाटक सुनना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी से कुछ मजेदार सर्कस के करतब तैयार करवाए। फोंग कैन ने अपना हाथ हिलाया, मंच पर उपस्थित सभी कलाकार पीछे हट गए, फिर उन्होंने देखा कि कई सर्कस कलाकार सामने आ गए। धन्यवाद महाराज। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई मानो अपने दिल की खुशी को दबाने की कोशिश कर रही हो। सम्राट को सलाम करने के लिए घुटनों के बल बैठी, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे खींच लिया, जिसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम इस तरह आगे पीछे क्यों झुक रहे हो? ट्रांग लेक येन को अपनी दाहिनी ओर नीचे कुर्सी पर बैठाते हुए फोंग कैन ने बाईं ओर बैठी रानी की ओर देखा। अभी अभी मैंने चियो हियन डुंग को यह कहते हुए सुना कि वह नू फी से कहीं अधिक हीन है। क्या बात है? बस दो विनम्र बहनें। रानी ने नू फी और ट्रांग लाक येन की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, चियो हियन डुंग हमेशा विनम्र रहे हैं, आपकी महारानी यह जानती है। मामूली। फोंग कैन को वह समय याद आया जब ट्रांग लेक येन ने उसे बधाई देने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की थी। अचानक भाग्यशाली महसूस करते हुए, सौभाग्य से उसका बेशर्म और बेशर्म रवैया केवल उसके सामने ही प्रकट हुआ था, अन्यथा अन्य रखैले बहुत आश्चर्यचकित होतीं। उसने चियो हियन डुंग का पक्ष क्यों लिया? एक सम्राट के लिए इस तरह की शर्मनाक बात को उजागर न किया जाना ही बेहतर है। रानी सही कह रही हैं। चियो हियन डुंग और नू फी निश्चित रूप से एक ही है। फोंग कैन मुस्कुराया, ट्रांग लेक येन के चेहरे पर नजर डाली जो शर्म से थोड़ा सख्त हो गया था, और खुश होकर कहा, आप केवल फल क्यों दिखा रहे हैं? स्ट्रॉबेरी और क्या है? मैं भोजन परोसने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि लेडी चियो हियन डुंग ने कहा कि वह थोड़ी देर और इंतजार करना चाहती है, इसलिए मैंने शांगशी ब्यूरो के लोगों से थोड़ी देर और इंतजार करने को कहा। रानी ने मुस्कुराते हुए समझाया, महाराज, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भोजन देना उचित है। बोलने के बाद वह किसी को भोजन लाने के लिए कॉल करने के लिए मुड़ता है। डर की बात यह है कि आंसू बहते हैं। उसके सपने में अभी भी उसके दिल में कुछ निशान छोड़ गए। जब वह कल सुबह उठा तो उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि सपने में क्या हुआ, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से याद किया। क्या यह इसलिए था क्योंकि किसी भी उपपत्नी ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था? जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, फोंग कैन ने रानी की ओर देखा। अभी अभी चियो हियन डुंग ने कहा कि वह नू फी से हार गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह किस बात से कमतर है। सभी ने यह सुना और चियो हियन डुंग और नू फी की ओर देखा, यहाँ तक कि नू फी भी अनजाने में ट्रांग लेक येन की ओर देखने लगी। महारानी चौंक गई। वह और सम्राट कई सालों से पति पत्नी थे। वह उनकी कुछ आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। ये शब्द आकस्मिक रूप से नहीं कहे गए थे, लेकिन वह मदद नहीं कर सकी और जारी रखा, मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम को कुछ अनुचित लगता है? नू फी पहले से ही उपपत्नी के पद पर है। चियो हियन डुंग सिर्फ एक हियन डुंग है, उसका पद थोड़ा नीचे है। फोंग कैन ने अपना कप नीचे रखा और ऐसे बोला जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि आप दोनों एक जैसे हैं, तो चियो हियन डुंग को उपपत्नी के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। उपपत्नी के पद पर अभी भी कुछ उपपत्नियां हैं। ऐसा नहीं है कि उपपत्नी पद पर लोगों की कमी है, बल्कि यह है कि ट्रांग थी की कमी है। रानी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहा। उसकी आवाज शांत थी। महाराज सही कह रहे हैं। ट्रांग लेक येन थोड़ा आश्चर्यचकित हुई।
सम्राट ने बस एक सामान्य वाक्य कहा और उसे पदोन्नत कर दिया। वह याद करने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और धन्यवाद देने के लिए खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस तरह घुटने मत टेको। मैंने इंपीरियल वेधशाला को एक शुभ दिन चुनने का आदेश दिया है। अगले महीने की 5वीं तारीख को राज्याभिषेक समारोह होगा। फोंग कैन ने मुस्कुराते हुए अपने सामने रखी शहद में तली हुई बत्तख की जीभ की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको यह व्यंजन पसंद है, मैं आपको अपना हिस्सा दूंगा। न्यूफी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। सम्राट का क्या मतलब था? क्या इसका उद्देश्य हरम के लोगों को यह बताना है कि ट्रांग लैक येन किसी भी तरह से उनसे कमतर नहीं है? आज के बाद वह दूसरों का सामना कैसे कर सकेगी? चूंकि शाही निरीक्षणालय ने एक तिथि चुन ली है, तो इसका सुविधाजनक ढंग से उल्लेख कैसे किया जा सकता है? शाही उपपत्नी थुक ने सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए अपना सिर उठाया और मन ही मन सोचा, चाहे उसने प्रवेश करते समय जो भी सुना हो, वह फिर भी ट्रांग लैक येन को बढ़ावा देने का अवसर ढूंढ ही लेगी, है ना? हल्के से पलके झपकाते हुए शाही उपपत्नी थुक ने शांति से ट्रांग लैक येन को सम्राट द्वारा दी गई बत्तख की जीभ की प्लेट खाते हुए देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। उस समय वह सम्राट का पक्ष जीतने में सक्षम थी, इसलिए आज वह आसानी से दूसरों को इसे छीनने नहीं देगी। यह सही है। शाही उपपत्नी थुक, उपपत्नी टू आज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? रानी ने अचानक पूछा। महाराज, उपपत्नी टू की तबीयत ठीक नहीं है और वह सभी को संक्रमित करने से डरती है, इसलिए वह नहीं आ सकती। शाही उपपत्नी थुक ने अपनी आंखें नीची कर ली और खुद को कोमल और आज्ञाकारी दिखाया। इसके अलावा आज चेओ मुओई मुओई का शुभ दिन है। उपपत्नी तो बीमार है और फिर भी यहाँ आती है। क्या यह एक बुरा शगुन नहीं है? उपपत्नी थूक बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। ट्रांग लैक येन ने अपने मुंह के कोने को पोंछने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल किया। उपपत्नी थूक को देखने के लिए अपना सिर उठाया और थोड़ा मुस्कुराई। उपपत्नी थूक ने भी देखने के लिए अपना सिर उठाया। ट्रांग लैक येन को एक सौम्य मुस्कान का जवाब दिया।